दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सह्याद्री अकेडमी पर। आज हम आपके सामने एक नया लेक्चर इतिहास का लेके आए हैं। आज हमें बात करना है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तुगलक वंश के शासक थे। इसके पहले तक हम लोगों ने गजनी वंश, गौरी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, इसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा कर ली थी। जिस किसी ने वीडियो ना देखा हो तो सीरियल से वो वीडियो लगे हुए, प्लेलिस्ट भी बनी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि वर्तमान वीडियो देखने से ज्यादा बेहतर है कि जब तक आप सीरियल से सारे वीडियो नहीं देखेंगे तो कुछ चीजें हो सकता है ना समझ में आए। जिन लोगों ने पिछले सारे वीडियो देख रखे हैं उनके लिए तो सही है कि आप बीच से उठ जाइए, लेकिन जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आपसे यही एक गुजारिश, आप पिछले वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो से ठीक पहले हम लोग ने पहले तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक की पूरी जो नीतियां थी, उसके क्या अभियान थे, क्या साहित्य विकास हुआ था, उस पर चर्चा हो चुकी थी। तो पिछले वीडियो में चीज बताई थी कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका जो चर्चित नाम है जूना खां, सब लोग जानते होंगे जूना खां, उसकी मृत्यु 1351 ईस्वी में थट्टा, ये सिंध का क्षेत्र है, वहीं पे हो जाती है। उसी की मृत्यु के पश्चात 1351 में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का राजा बनता है। तो इस पर अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक ये 1351 में राजा बनता है। इसका कार्यकाल 1351 से लेकर 1388 तक था। काफी अच्छा राजा था दिल्ली सल्तनत का। इसने क्या कार्य कराए थे, इन चीजों को देख के आपको खुद लगेगा। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहले तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान जाते हैं कि क्या कैसे हुआ था। तो जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के राजा हुआ करते थे, उस समय फिरोज शाह तुगलक उनकी सेना के प्रधान सेनापति या उच्च पद पर आसीन एक सूबेदार हुआ करते थे। सिंध के क्षेत्र के अभियान, ठट्टा नामक अभियान करने पर उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। तो उसके पश्चात ये दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर बैठते हैं। अब जरा इसके बारे में जो लिखा है लाइनें पढ़ लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक का जन्म एक हिंदू माता के गर्भ से हुआ था। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत, इवन इतिहास में बहुत सारे राजा ऐसे हुए हैं जिनकी जो माता थी वो हिंदू हुआ करते थे और पिता अन्य धर्म के होते थे। तो ऐसा शायद ही कभी प्रश्न बना हो, लेकिन जानकारी के लिए इनके नाम रख लीजिएगा। जिसमें से कुछ थे दिल्ली सल्तनत के, उनके यहाँ नाम लिखे हुए हैं। फिरोज शाह तुगलक का जन्म हिंदू माता के गर्भ से हुआ था। इसके अतिरिक्त दिल्ली सल्तनत में नासिरुद्दौन खुसरो खिलजी वंश के थे, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे, और सिकंदर लोदी अभी आगे आएंगे। इन तीनों राजाओं की भी मां एक हिंदू थी। इस चीज को केवल आप एक जगह साइड में कहीं लिख लीजिए, शायद ही कभी पूछा जाता है, लेकिन जानकारी के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं, वस्तुतः फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, और जब मोहम्मद बिन तुगलक राजगद्दी पर आसीन थे उस समय यह एक उच्च सैन्य पद पर आसीन हुआ करता था। फिरोज शाह तुगलक 1351 में दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक का जो राज्याभिषेक था या सिंहासन रोहण, राज्यारोहण जो था वो 2 बार हुआ था। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे ये बताने की क्या जरूरत। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार आए भी हैं, भले ही फिरोज शाह तुगलक का नहीं पूछा गया है। अभी आधुनिक भारत आते आते तक इस तरह की घटनाएं कई राजाओं के साथ होंगी। ये प्रश्न आया है, एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ था। उनका भी 2 बार हुआ था, अकबर का भी 2 बार हुआ था, फिरोज शाह तुगलक का 2 बार हुआ था। कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि कितनी बार आक्रमण किया था किसी एक ही जगह पे। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जरूर इस तरह के प्रश्न पूछती है। तो इनको बिल्कुल ध्यान रखते चलिएगा, ये ऐसे ही फालतू में नहीं लिखा है। तो जरा इस पे चर्चा करते हैं, 2 बार क्यों हुआ था। एक चीज ध्यान रखिएगा, 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है अभियान के दौर। जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, अब कोई तो राजा था नहीं, अचानक से विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब बहुत सारे लोग खड़े हो गए कि हम भी राजा बनेंगे, हम भी राजा बनेंगे। उन्होंने कहा हम भी बनेंगे, लेकिन जो प्रभुत्व वर्ग था, जो अन्य ऊंचे पदों पर या एक मंत्रिमंडल टाइप का कुछ रहा होगा, उन लोगों ने युद्ध स्थल पर ही सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का राज्याभिषेक या राजा घोषित कर दिया। युद्ध स्थल पर राज दरबार में कुछ लोगों ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक का एक छोटा सा पुत्र था, उसको राजा बनाने की कोशिश की।
और एक और लोग थे जो उच्च पद पर आसीन सैन्य पद पर थे, उनको भी बनाने की कोशिश की, लेकिन अंततः युद्ध स्थल पर फिरोज शाह तुगलक को सबसे पहले इसका राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद जब ये अपनी दिल्ली सल्तनत राजधानी में आता है तो पुनः इसका दोबारा राज्याभिषेक होता है। इसलिए ये प्रश्न जरूरी हो जाता है कि फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ था? 2 बार हुआ था। पहले ही बता दिया है कि फिरोज शाह तुगलक इसका चचेरा भाई हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक का। तो ये कुछ तथ्य हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रशासनिक व्यवस्था। राजगद्दी पर आसीन होने के पश्चात इसने अपने साम्राज्य में कई सारे सुधार कार्यों पर ध्यान दिया था। तो इस पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार कार्यक्रम, जैसे क्योंकि देखिए इसके पहले जिसने मोहम्मद बिन तुगलक वाले वीडियोस देखे होंगे उसमें आपको पहले ही बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ गलत नीतियों की वजह से उसके साम्राज्य में राजस्व लगातार कम होता चला जा रहा था, जिसके फलस्वरूप उसके साम्राज्य में अव्यवस्था फैल गई थी। तो इसलिए जो भी अगला राजा या अगला जो भी कोई आता तो उसको सबसे ज्यादा काम भू राजस्व व्यवस्था या राजस्व व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार पर ही ध्यान देना था। तो इसलिए इसने तुरंत राजस्व व्यवस्था पर सुधार देने के लिए कुछ नए नियम कायदे बनाए, कुछ नए प्रकार के कर लगाए, कुछ पुरानी पद्धतियां थी उनको चेंज किया। तो उसी में देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने साम्राज्य में अधिकांश करों को समाप्त कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में लगभग पूरे साम्राज्य में 24 तरह के कर चल रहे थे। तो उनमें काफी कुछ लेखा जोखा या बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, कर वसूली भी अच्छे से नहीं हो रही थी। तो इसने क्या किया, उन सभी 24 प्रकार के करों को समाप्त किया। तो उनके स्थान पे मात्र प्रमुख रूप से 4 करों को लगाया। अब इन 4 करों को देखते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है। इनके नाम ध्यान रखिएगा कौन कौन से थे। जजिया, जकात, खराज और खुम्स इस नाम से आते हैं और ये पूछे जाते हैं ये किन से वसूला जाता था। तो जजिया का तो नाम लगभग सबने सुन रखा होगा, ये हो सकता है किसी के लिए नए हो। जकात, खराज और खुम्स, तो जरा एक एक सबके बारे में देखते हैं। जजिया कर, ये जो कर था ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। अक्सर ये प्रश्न भी बनता है कि जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था। तो प्रश्न अगर आता है कि जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था, ये तो अलाउद्दीन खिलजी के दौर में भी लगता था, इसके पहले भी कुछ अलग अलग क्षेत्रों में लगता था। लेकिन प्रश्न आता है ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था। तो ध्यान रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अब इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान रखिएगा। इससे पहले तक जजिया कर हिंदुओं पे लगता था, लेकिन तब उस जजिया कर से ब्राह्मण वर्ग को छूट मिली हुई थी। लेकिन इसने क्या किया, ब्राह्मणों पर भी लगाया, स्त्रियों को छूट मिली थी। जो अर्धविक्षिप्त लोग होते थे उनसे नहीं वसूला जाता था। जो बिना माँ बाप के बच्चे होते थे उनसे भी जजिया कर नहीं वसूला जाता था। फिलहाल जजिया कर जो है इसने 24 करों को समाप्त करने के बाद जो 4 कर लगाए थे उसमें से एक कर था जजिया कर और इसे ब्राह्मणों पर भी लगाया था। ये प्रश्न यूपीपीसीएस और अनेक एग्जामों में कई बार आया है कि जजिया कर किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। दूसरे कर की बात करते हैं, जकात। जकात जो है यह मुस्लिमों से वसूला जाने वाला कर था। कई बार पूछा जाता है कि जकात क्या है, तो मुस्लिमों से वसूला जाने वाला कर। खराज, खराज जो है कृषि उत्पादन से या यूं कह लीजिए कृषक वर्ग से वसूला जाने वाला कर। कई जगह ये भी इसके स्रोत मिलते हैं कि ये सिर्फ हिंदू कृषकों से वसूला जाता था। बहरहाल हमें उस पर ज्यादा बात नहीं करनी है, हम सिर्फ अपने काम की चीजें देखते हैं। खराज जो है ये कृषकों से या कृषि उत्पादन से वसूला जाने वाला कर हुआ करता था। बात करते हैं अगले कर, खुम्स। खुम्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ये किनसे वसूला जाता था। ध्यान रखिएगा, जब कोई सेना की टुकड़ी किसी क्षेत्र में अभियान करती थी, किसी क्षेत्र को जीतने जाते थे या वहां से कुछ सामान लूट के लाते थे, बहुत ज्यादा मात्रा में धन संपदा जब ये लोग लूट के लाते थे तो उसका कुछ हिस्सा राजस्व के रूप में भी जमा होता था और जो कुछ हिस्सा है वो उन सैन्य अधिकारियों और सेना में वितरित हो जाता था। तो कुछ वो लोग रख लेते थे, उसके अतिरिक्त जो राजस्व के रूप में साम्राज्य में वसूला जाता था या सरकार के राजस्व में जाता था
तो इस प्रकार जो कर या उनसे जो रुपए या धन संपदा ली जाती थी उसे खुम्स कहते थे। खुम्स का सीधा हिंदी अर्थ होता है लूट के द्वारा प्राप्त किया गया माल। इस चीज को ध्यान रखिएगा, खुम्स का सीधा हिंदी शब्द है लूट के द्वारा प्राप्त किया गया माल, वो खुम्स कहलाता था। इसके अतिरिक्त जैसे किसी भी व्यक्ति की जमीन में या कोई बहुत पुराना गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाता था तो उस प्राप्त धन से कुछ हिस्सा राज्य सरकार को या मतलब दिल्ली सल्तनत की राजस्व में डालना पड़ता था। तो इस प्रकार का जो कर होता था उसे खुम्स कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा ये चार प्रमुख कर जो थे जजिया, जकात, खराज और खुम्स, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उसके साम्राज्य में वसूले जाते थे। जजिया को तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न इतनी बार आ चुका है, पूछा जाता है किसने लगाया था, फिर दूसरा प्रश्न आता है कि किसने हटाया था, फिर इसको किसी ने लगा दिया था, अंततः फिर किसी ने हटाया था। तो यहां से थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में इसने क्या कार्य किए थे। अच्छा एक चीज जरा ध्यान रखिएगा, ये कर हैं, इसके अतिरिक्त अभी सिंचाई कर भी ये वसूलेंगे वो, क्योंकि वो क्षेत्रीय स्तर पे होते थे, इसका वर्णन यहाँ नहीं कर रहे हैं। अभी जब नहरों की बात आएगी तो वहां पे वो लिखा देंगे कि सिंचाई के रूप में कुछ कर वसूले जाते थे। तो वो पूरे साम्राज्य पे लागू नहीं होते थे क्योंकि जिन क्षेत्रों में नहर होती थी वहीं के किसान से वसूले जाते हैं। फिलहाल आगे देखते हैं कि प्रशासनिक सुधार में क्या कार्य किए गए थे। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए कुछ प्रशासनिक सुधारों को देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपने साम्राज्य में सेना के जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग थे उनको नगद वेतन के साथ साथ वेतन के रूप में जागीरें प्रदान करने की भी शुरुआत कर दी थी। अगर कभी प्रश्न आता है कि नगद वेतन देना किसने शुरू किया था, सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी थे, और उसके पश्चात वेतन के रूप में जागीर देना किसने पुनः प्रारंभ किया था, तो वो फिरोज शाह तुगलक ही थे। फिरोज शाह तुगलक ने जो इक्ता प्रथा थी, इक्ता प्रथा को वंशानुगत कर दिया था। इक्ता प्रथा की चर्चा पहले भी की जा चुकी है, जिसको ना समझ में आया हो पिछले वीडियो देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। तो अगर कभी प्रश्न आता है कि इक्ता प्रथा को वंशानुगत किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। बात आती है कि इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो मान के चलते हैं कुछ लोगों को तो पता होगा, जो लोग नए हो पिछला वीडियो देख लीजिए। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। एक प्रश्न आता है इक्ता प्रथा को बोली लगाकर देने की शुरुआत किसने की थी, अब इसका आप उत्तर बताइएगा। जस्ट अभी एक दो वीडियो पहले ही पढ़ाया है। अब आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के समय काल में भ्रष्टाचार अपने चरम स्तर पर था। इसकी एक छोटी सी कहानी है, एक इतिहासकार अपने उसी समय का इतिहासकार था, अपनी पुस्तक में लिखता है कि एक बार सुल्तान को स्वयं अपने ही कार्य के लिए अपने किसी विभाग के अधिकारी को छोटी सी घूस देनी पड़ी थी। तो इसी से ये चीज पता चलती है कि दिल्ली सल्तनत के दौर में फिरोज शाह तुगलक का जो काल था उसमें भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी के बारे में इतिहासकारों ने इसके दौर को मध्यकालीन इतिहास के दौर का सबसे भ्रष्टतम काल कहा है। इतना भ्रष्टाचार था, ऐसा कुछ किताबों में उल्लेख मिलता है। अगला देखते हैं, ये तथ्य पहले छूट गया था इसलिए यहां दिखाती है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने खलीफा से 2 बार स्वीकृत पत्र प्राप्त किया था। स्वीकृत पत्र का मतलब ये होता है कि राजा के पद पर आप आसीन हो, और खलीफा इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा धर्म गुरु होता था। तो फिरोज शाह तुगलक जो है मिस्र के खलीफा को कुछ भेंट या नजराने दिया करते थे, समय समय पे पहुंचाते थे, और फिरोज शाह तुगलक को मिस्र के खलीफा ने 2 बार सुल्तान पद की स्वीकृत एवं खिलअत प्रदान की थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला तथ्य, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दौर में बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य हुए थे, निर्माण कार्य बहुत ऊंचे स्तर का हुआ था। इस समय अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो इन सब चीजों को जब एक कॉन्सिक्यूटिव एक्यूमुलेट रूप में देखते हैं, पूरा जब विस्तृत अध्ययन करते हैं, तो कुछ इतिहासकारों ने दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक के दौर को काफी अच्छा और स्वर्णिम भी बताया है। भ्रष्टाचार तो चलिए एक परिपेक्ष हो गया, लेकिन
लोक कल्याणकारी कार्य, नहरों का निर्माण, किसानों की स्थिति को सुधारना, महिलाओं की स्थिति को सुधारना, धार्मिक नीति को अच्छा करना, प्लस निर्माण कार्य कराना। कुल मिलाकर थोड़ा सा खुशहाल वातावरण था, इसलिए इतिहासकारों ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर भी कहा है। आगे चलकर जो इतिहासकार आए हैं उन्होंने इसकी तुलना अकबर से भी की थी कि इस समय काफी कुछ अच्छा था। अच्छा, इसके साथ एक चीज यहाँ पे लिख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत की जो कुल अर्थव्यवस्था थी, कुल अर्थव्यवस्था 6,85,00,000 टन का थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत के दौर में सबसे ज्यादा। इसके बाद जरा छोटा सा टॉपिक है मुद्रा देख लेते हैं, बाकी बचा तो बहुत कुछ, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए फिलहाल मुद्रा के बारे में जरा सा अध्ययन करते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में, अपने समय में 2 नए सिक्के चलवाए थे, जरा देखते हैं सिक्के। एक सिक्का था जिसका नाम था शंसगानी। शंसगानी सिक्का जो है फिरोज शाह तुगलक ने चलवाया था, ये चांदी की धातु से निर्मित था। चांदी। और दूसरा जो सिक्का था उसका नाम था अद्धा या मिस्र। मिस्र ये तांबा की धातु से निर्मित है। ये कुछ 2 प्रमुख सिक्के थे। कई जगह आपको ये मिलेगा तांबा से निर्मित था, या तांबा को आप हटा के चाहे तो लिख लीजिए ऐसे मिस्र धातु, क्योंकि मिस्र इसी वजह से था। बहुत कुछ लोगों ने इसे तांबा भी कहा, लेकिन ये मिस्र धातु से निर्मित था। तांबा, पीतल, कांसा जो भी कुछ था। ये रहा आज का वीडियो। आज फिरोज शाह तुगलक की कुछ चीजों के बारे में वर्णन किए। अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी इसकी धार्मिक नीति, इसके अभियान, इसके राजनीतिक घटनाक्रम, प्लस इसकी लोक कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें महिलाओं, दासों, कृषकों के सुधार के लिए कुछ कार्य किया था, प्लस स्थापत्य कला, इसके दरबारी कवि, साहित्य, काफी कुछ अभी बाकी है। आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।